नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने 100 साल से भी ज्यादा पहले मतलब भीड़ के बारे में हमारी समझ को काफी बदल दिया था। गस्ताव ले बोन की 1895 की क्लासिक द क्राउड, अ स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड। हाँ, ये उन शुरुआती किताबों में से हैं जो ये समझने की कोशिश करती हैं कि भाई अकेले में हम अलग सोचते हैं और भीड़ में जाते ही हमारा सोचने का, महसूस करने का तरीका इतना अलग क्यों हो जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई पुरानी एकेडमिक बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए जरा, इतिहास की बड़ी बड़ी क्रांतियों से लेकर आज के ऑनलाइन ट्रेंड्स तक, है ना, भीड़ की ताकत तो हर जगह दिखती है। सही बात है। लेबोन जो एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, उन्होंने ये लिखा था 19वीं सदी के यूरोप को देखते हुए, खासकर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो माहौल था। अच्छा। हाँ, और उनका जो मूल तर्क था वो आज भी मतलब चौंकाता है कि भीड़ में व्यक्ति अपनी तर्क करने की क्षमता, अपनी पहचान तक खो देता है। हाँ, ये सोचना ही अजीब लगता है कि हम जो खुद को इतना तर्क संगत समझते हैं वो भीड़ में इतने बदल कैसे सकते हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम लेबोन के विचारों को 3 हिस्सों में देखेंगे। भीड़ का दिमाग कैसे काम करता है, उनके विचार कैसे बनते और फैलते हैं, और फिर कैसे नेता उन पर अपना जादू चलाते हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये बातें हमारे अपने भारतीय संदर्भ में कितनी सटीक बैठती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से जी कि जब कोई व्यक्ति भीड़ में शामिल होता है तो उसके दिमाग में असल में होता क्या है। हाँ, लेबोन का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार यही था कि भीड़ सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं है, वो एक बिल्कुल नई मनोवैज्ञानिक इकाई बन जाती है। उसका अपना एक सामूहिक मन होता है। सामूहिक मन, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। मतलब क्या है इसका, कोई सुपर ब्रेन टाइप चीज? हाँ हाँ, रहस्यमयी लगता तो है, पर लेबोन का मतलब ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। उनका कहना था कि सामूहिक मन में ना व्यक्ति के अपनी जो सचेत शख्सियत है, जो कॉन्शियस पर्सनालिटी है, वो गायब हो जाती है। अच्छा, गायब हो जाती। हाँ, एक तरह से। और उसकी जगह ले लेती हैं भावनाएं, तीव्र भावनाएं जैसे गुस्सा, डर या फिर जबरदस्त उत्साह। तर्क और सोच समझ वो सब पीछे छूट जाते हैं। लेबोन ने इसे एक तरह की मानसिक एकता कहा था, मेंटल यूनिटी। जैसे सारे लोग एक ही दिशा में बहने लगते हैं, लगभग एक सम्मोहन की स्थिति में। अच्छा, तो ये वो एहसास है जब किसी बड़े जलसे या मान लीजिए विरोध प्रदर्शन में एकदम जोश की लहर दौड़ जाती है जी। और लोग वो कर बैठते हैं जो शायद अकेले में कभी ना करें। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई आम तौर पर शांत रहने वाला इंसान भी पता चला पत्थरबाजी में शामिल हो गया। बिल्कुल सही उदाहरण है। व्यक्ति का अपना नैतिक कंपस, उसका तर्क, वो जैसे काम करना बंद कर देता है। वो भीड़ की भावना से संक्रमित हो जाता है। और लेबोन कहते हैं कि भीड़ बेहद सुझाव योग्य होती है, सजेस्टेबल। सुझाव योग्य मतलब वो बाहरी विचारों, नारों या अफवाहों को बिना किसी सवाल के आसानी से मान लेती है। जैसे कोई हिप्नोटिस्ट निर्देश देता है और लोग मान लेते हैं ना, कुछ वैसा ही भीड़ बाहरी संकेतों पर फौरन प्रतिक्रिया देती है। और वो अंधविश्वासी होने की बात भी कही है लेबोन ने, क्रेडुलस, मतलब बिना सोचे समझे यकीन कर लेना। हाँ, क्योंकि भीड़ में जो आलोचनात्मक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो लगभग खत्म हो जाती है। जो बात जोर से, पूरे यकीन के साथ और बार बार कही जाए, भीड़ उसे सच मान लेती है। तर्क या सबूत की जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसीलिए तो अफवाहें भीड़ में जंगल की आग की तरह फैलती हैं। सही बात है। भारत के संदर्भ में सोचें तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो जन सैलाब उमड़ता था, उसमें एक जबरदस्त भावनात्मक ऊर्जा थी, है ना? बिल्कुल थी। या आज भी किसी बड़े धार्मिक त्योहार पर जो लाखों की भीड़ जुटती है, उसमें भी एक अलग किस्म का सामूहिक जोश और विश्वास नजर आता है। हाँ, ये दिखाता है कि लेबोन की बातें सिर्फ पश्चिमी संदर्भ तक ही सीमित नहीं है, वो काफी यूनिवर्सल है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सामूहिक मन हमेशा नकारात्मक या तर्कहीन ही होता है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि भीड़ मिलकर कुछ सकारात्मक करे, कुछ रचनात्मक? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, लेबोन का नजरिया ज्यादातर भीड़ के तर्कहीन और अस्थिर स्वभाव पर ही केंद्रित था। शायद उनके समय की जो उथल-पुथल थी उसे देखते हुए। हाँ, हो सकता है। वो मानते थे कि भीड़ बुद्धि के स्तर पर हमेशा व्यक्ति से कमतर होती है। हालांकि वो ये भी मानते थे कि ये जो भावनात्मक ऊर्जा है, अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो ये बड़े काम भी कर सकती है, जैसे वीरता के काम, त्याग के काम। अच्छा। लेकिन उनका मुख्य जोर इस बात पर था
कि भीड़ मूल रूप से भावनाओं से चलती है, तर्क से नहीं। तो ये जो भावनात्मक माहौल बनता है जहां तर्क पीछे छूट जाता है, इसका सीधा असर भीड़ के सोचने के तरीके पर, उनके विचारों और विश्वासों पर कैसे पड़ता है? यहाँ लेबों क्या कहते हैं? हाँ, तो यहाँ चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। लेबोन का तर्क है कि भीड़ के जो विचार होते हैं वो हमेशा बेहद सरल होते हैं। सिंपल। सरल। हाँ। उनमें कोई बारीकी, कोई जटिलता नहीं होती। वो या तो पूरी तरह स्वीकार किए जाते हैं या पूरी तरह खारिज। हाँ। बीच का कोई रास्ता नहीं। और ये विचार अक्सर बहुत दृढ़ कथनों के रूप में आते हैं, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस, हाँ। जिन्हें बार बार दोहराया जाता है, रेपिटेशन। जैसे कोई छोटा जोशीला नारा जिसे बार बार लगाने से वो सच लगने लगे। बिल्कुल। या आजकल जैसे सोशल मीडिया पर कोई हैशटैग ट्रेंड करने लगता है और बिना सोचे समझे लोग उसे शेयर करने लगते हैं। सटीक उदाहरण है ये दोनों। लेबोन कहते हैं कि भीड़ जटिल तर्कों या सबूतों पर ध्यान नहीं देती, उसे चाहिए जोरदार दावे और भावनात्मक अपील। और ये विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रामक होते हैं, कंटेजियस, जैसे कोई बीमारी फैलती है। अच्छा। हाँ, ये इतनी तेजी से फैलते हैं कि लोगों को रुक कर सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि ये बात सही भी है या नहीं। भारत में आजकल ये बहुत देखने को मिलता है, खासकर व्हाट्सएप पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। कोई खबर या कोई राजनीतिक विचार देखते ही देखते वायरल हो जाता है, भले ही वो सच हो या झूठ। सही कहा। लोग उसे आगे बढ़ाते जाते हैं, शायद इसलिए कि वो उनकी किसी भावना को छू लेता है। बिल्कुल। लेबॉन ने ये 100 साल पहले लिखा था, लेकिन आज की इस कनेक्टेड दुनिया में ये बातें शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई हैं। विचारों का ये तेज और अनियंत्रित फैलाव दिखाता है कि जानकारी को आलोचनात्मक नजरिए से देखना कितना जरूरी है, खासकर जब हम किसी समूह या ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा हों। भीड़ तथ्यों की परवाह नहीं करती, उसे चाहिए विश्वास करने के लिए कुछ। तो ये सरल, भावनात्मक और तेजी से फैलने वाले विचार भीड़ को एक दिशा में ले जाते हैं। लेकिन इस दिशा को तय कौन करता है? मतलब यहीं पर नेताओं की भूमिका आती होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर लेबॉन नेताओं के प्रभाव पर आते हैं। उनका मानना था कि चूंकि भीड़ तर्क से नहीं चलती, इसलिए उसे हमेशा एक नेता की जरूरत होती है। हमेशा? हाँ, उनके अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी भावनाओं को समझ सके, उन्हें भड़का सके और उन्हें एक लक्ष्य दे सके। ये नेता अक्सर बेहद आत्मविश्वासी होते हैं और उनके पास एक खास किस्म का करिश्मा या प्रभाव होता है। प्रेस्टीज? प्रभाव या प्रेस्टीज से लेबॉन का क्या मतलब था? क्या सिर्फ मशहूर होना काफी है? नहीं, सिर्फ मशहूर होना नहीं। लेबॉन के लिए प्रभाव एक तरह की शक्ति है जो कुछ लोगों या विचारों या कामों से जुड़ी होती है और जो हमारी आलोचनात्मक क्षमता को पंगु बना देती है। मतलब हम सवाल नहीं कर पाते। ये तर्क से परे एक आकर्षण होता है। अच्छा, हाँ, नेता इसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। वो भीड़ के सामने जोरदार दावे रखते हैं, अफर्मेशन, उन्हें बार बार दोहराते हैं, रेपिटेशन, और अपनी बातों को भावनात्मक रूप से संक्रामक बनाते हैं, कंटेजन। भीड़ नेता के तर्कों की बारीकियों पर नहीं जाती, वो उसके व्यक्तित्व, उसके आत्मविश्वास, उसके वादों पर यकीन करती है। ये तो बिल्कुल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं की याद दिलाता है, जैसे महात्मा गांधी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कैसे अपने करिश्मे, अपने भाषण और अपने दृढ़ विश्वास से लाखों लोगों को प्रेरित किया और आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी एक आवाज पर लोग सड़कों पर उतर आते थे। उनका प्रभाव तो जबरदस्त था। बेहतरीन उदाहरण है ये। लेबोन यही कहती हैं कि सफल नेता भीड़ की मानसिकता को बखूबी समझते हैं। वो जानते हैं कि भीड़ को तर्क नहीं चाहिए, उसे सपने, उम्मीदें और कभी-कभी नफरत बेचनी पड़ती है। वो सरल प्रतीकों और नारों का इस्तेमाल करते हैं जो सीधे भावनाओं पर असर करें। और नेता का अपना जो दृढ़ विश्वास होता है ना, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही विश्वास फिर भीड़ में फैलता है। लेकिन ये तो एक दोधारी तलवार हुई ना? कैसे? मतलब एक करिश्माई नेता भीड़ को आजादी के लिए प्रेरित कर सकता है, तो कोई दूसरा नेता उसी भीड़ को हिंसा या नफरत की तरफ भी तो धकेल सकता है। निश्चित रूप से। और लेबॉन इस खतरे से आगाह करती हैं। नेतृत्व की ये शक्ति सकारात्मक बदलाव ला सकती है, लेकिन इसका भयानक दुरुपयोग भी हो सकता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां नेताओं ने भीड़ की भावनाओं का इस्तेमाल तबाही मचाने के लिए किया। सही बात है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि नेता भीड़ को कैसे प्रभावित करते हैं, ताकि हम उनके दावों को ज्यादा समझदारी से परख सकें।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें, लेबॉन का मुख्य तर्क यही लगता है कि भीड़ में भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं। हाँ, जहां सोच समझ कर लिए जाने वाले फैसलों की जगह तात्कालिक आवेगी प्रतिक्रियाएं ले लेती हैं, इम्पल्सिव। हाँ, और ये भावनाएं सिर्फ नकारात्मक ही नहीं होती, जैसा मैंने पहले कहा, उनमें अपार शक्ति भी होती है। खुशी, उत्साह, देशभक्ति, धार्मिक आस्था, ये सब भावनाएं लोगों को जोड़ती हैं और बड़े कामों के लिए प्रेरित कर सकती हैं। भारत में त्योहारों, मेलों या धार्मिक जुलूसों में जो सामूहिक उल्लास और एकता दिखती है, वो इसी भावनात्मक शक्ति का प्रमाण है। लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताएं भूलकर एक बड़े अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन लेबोन की चेतावनी फिर याद आती है कि इस भावनात्मक ऊर्जा को दिशा देना जरूरी है, वरना ये अनियंत्रित हो सकती है। बिल्कुल, और यहीं पर समाज की, शिक्षा की और जिम्मेदार नेतृत्व की भूमिका आती है। अगर हम समझें कि भीड़ की भावनाएं कैसे काम करती हैं, तो शायद इस ऊर्जा को सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय एकता या रचनात्मक कामों की तरफ मोड़ा जा सकता है। भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो द क्राउड के विचार हमें बहुत कुछ समझने में मदद करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के जन आंदोलन हो या आजादी के बाद के सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन, या फिर आज का डिजिटल युग। हाँ, आज का डिजिटल युग, जहां व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स मिनटों में माहौल बना या बिगाड़ देते हैं। सही कहा। तो इसका मतलब यह है कि लेबोन के ये पुराने विचार हमें अपने आसपास की दुनिया, अपने समाज की जो सामूहिक गतिशीलता है, उसे बेहतर ढंग से समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। सही कहा। और ये जानना भी दिलचस्प है कि लेबोन ये सब लिख क्यों रही थी। जैसा हमने शुरू में बात की, वो 19वीं सदी के यूरोप, खासकर फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद के पेरिस कम्यून जैसे हिंसक जन उभारों से गहरे प्रभावित थीं। अच्छा। हाँ, वो उस समय के समाज में जो जनता का युग पनपरा था, एरा ऑफ क्राउड्स, उसे समझने की कोशिश कर रही थीं, जहां पारंपरिक सत्ता संरचनाएं कमजोर पड़ रही थीं और भीड़ एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही थी। वो इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देख रही थीं, ये समझने के लिए कि ये सामूहिक व्यवहार आखिर पैदा कैसे होता है। तो कुल मिलाकर गस्ताफ लेबोन की द क्राउड हमें एक तरह से आईना दिखाती है कि कैसे व्यक्ति समूह का हिस्सा बनकर बदल जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि भीड़ एक अलग इकाई की तरह काम करती है, जहां भावनाएं प्रबल होती हैं, विचार सरल और संक्रामक होते हैं, और जहां एक करिश्माई नेता का गहरा असर हो सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास समझने के लिए ही नहीं, बल्कि आज के समाज, राजनीति और हमारी अपनी ऑनलाइन दुनिया को समझने के लिए भी एक जरूरी किताब है। और 100 साल से ज्यादा पुरानी होने के बावजूद ये किताब आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। शायद एक आखिरी विचार जिस पर श्रोता मनन कर सकते हैं। हाँ, जरूर। लेबोन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सूचना युग में, जहां हम लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन समूहों या भीड़ों का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया ग्रुप हो, किसी मुद्दे पर बना जनमत हो या कोई वास्तविक जमावड़ा, एक व्यक्ति के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अच्छा सवाल है। हम कैसे उस सामूहिक उत्साह या भावना का हिस्सा बनते हुए भी अपनी आलोचनात्मक सोच को जिंदा रख सकते हैं? कैसे उस संतुलन को साधा जाए जहां हम जुड़ाव भी महसूस करें और भेड़चाल का हिस्सा बनने से भी बचें? वाकई एक जरूरी सवाल है सोचने के लिए। अगर कोई इस किताब को और गहराई से पढ़ना चाहे तो ये आसानी से उपलब्ध है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग जैसी जगहों पर ये मुफ्त में भी मिल सकती है। इसे जरूर पढ़ना चाहिए, खासकर उन्हें जो समाज, राजनीति या मानव व्यवहार को समझने में रुचि रखते हैं। चलिए, आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। उम्मीद है गुस्ताव लेबोन के विचारों की ये पड़ताल आपको दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी।